नमस्ते। मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रथ। आज 25 जून 2024 है। तो आप कहेंगे कि इसमें क्या खास है। 24 जून वो कल थी। दरअसल 49 साल पहले आज ही के दिन 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगी थी, जो कि 21 महीनों बाद यानी 21 मार्च 1977 को खत्म हुई। इंदिरा जी ने ये शब्द बोलकर इमरजेंसी का ऐलान किया था। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। और भी उसके बाद उन्होंने कुछ शब्द कहे। 21 महीनों बाद 21 मार्च 1977 को आपातकाल को सरकार ने हटा लिया, जिसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने रामलीला मैदान में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि बात मुद्दतों के मिले हैं दीवाने, कहने सुनने को बहुत है अफसाने, खुली हवा में जरा सांस तो ले ले, कब तक रहेगी आज़ादी कौन जाने। इस मुद्दे पर बात करने के लिए आज महेश जी हमारे साथ हैं, जिन्होंने वो इमरजेंसी का समय देखा हुआ है और फील किया हुआ है। महेश जी अपना जबरदस्त यूट्यूब चैनल चलाते हैं अग्निपथ विद महेश नाम से, और अपने बड़े ही जबरदस्त व्यूज रखते हैं। महेश जी, आज आपने इस टॉपिक पर बात करने के लिए समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल भाई, आपने दोबारा बुलाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो महेश जी, मैं सबसे पहले ये आपसे जानना चाहूंगा कि इमरजेंसी जो थी वो लगी क्यों, ऐसा क्या हो गया कि इमरजेंसी लगानी पड़ गई इंदिरा गांधी जी को। शॉर्ट स्वीट एंड प्रिसाइज टर्म्स में देखा जाए तो एक इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर था, जो जी। उनकी इलाहाबाद की उस सीट के खिलाफ आना था जो 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 जीता करती थी, जो सीट अपनी यूपी में, उस सीट के अगेंस्ट आना था। राजनारायण सिंह इनके खिलाफ लड़े हुए थे, जो कि हारे थे, और उसमें जो इल्ज़ाम थे उसमें इनके इनके खिलाफ जो है फैसला इनके अगेंस्ट आ रहा था, और वो इनको अंदाज़ा हो गया था कि ये फैसला हमारे अगेंस्ट आ रहा है। तो इसीलिए जिस दिन फैसला सुनाया जाना था, और चूंकि तय था कि फैसला इनके खिलाफ आएगा, इन्होंने उठाकर इमरजेंसी लगा दी। तो बेसिकली मामला ये था। इन्होंने उससे पहले भी खैर, तो हम आगे जब बात करेंगे इस बारे में तो विस्तार की बातें आएंगी कि बाद में क्या कुछ हुआ और इमरजेंसी का वक्त कैसा गुजरा। लेकिन बेसिकली जो रीजन था, प्रैक्टिकल रीजन था, वो यही था। आपको मैंने उस जमाने के कुछ कार्टून्स फेमस किए हैं, जिनमें से वो एक बड़ा मशहूर कार्टून है उस जमाने का, फखरुद्दीन अली अहमद का, जिसमें वो बाथटब में अपने हैं और वो इस ऑर्डिनेंस को साइन करते हैं इमरजेंसी वाले, और साथ ही पूछते हैं कोई और ऑर्डिनेंस भी हो तो वो भी साइन हो जाएगा, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए, यानी हम बाथटब से निकल आऊं। मगर इमरजेंसी के लिए बाथटब से निकलने का भी इंतजार नहीं हुआ, उनको वहीं साइन कराया गया। मतलब इससे ये मालूम होता है ये नहीं कि किसी ने वाकई में बाथरूम में बिठा के इनको साइन कराए थे या बाथरूम में थे और साइन हो रहे थे। दिखाया जा रहा है कि कैसी अर्जेंसी थी कि मिडिल ऑफ द नाइट में आप जो है इस ऑर्डिनेंस को इमीडिएट उनसे साइन करा रहे हैं। और इसके तमाम बाद में जो तमाम तरह के जो ऑर्डिनेंसेज आए, मतलब वो फखरुद्दीन अली अहमद कौन सा पढ़ रहे थे। बराबर। he was not a president you could be proud of, वो बिल्कुल सरकार के पिट्ठू थे, और वो जो भी उनको आता था बिना पढ़े दनादन साइन मारे चले जा रहे थे। That is it. I'm sorry to say this, he's been president of our country and we should not use any derogatory words for him, but the fact is that that's how it turned out to be. बराबर। सो फिर जब ये इमरजेंसी का ऐलान हुआ और रातों रात सारी चीज़ें बदल गई, फिर बहुत सारे पॉलिटिकल पर्सनालिटीज थे, उनको जेल में डाला गया। फिर उस समय का एक आम जनता का, आम नागरिकों का जीवन किस तरीके से रातों रात बदल गया। बहुत सारे नेताओं को जेल में डाला गया। जेपी मूवमेंट जो थी वो सारी क्रश हुई, जो जयप्रकाश नारायण जो उस वक्त थे, और जहाँ तक आम आदमी रेडियो बंद हो गया, जो कोई भी सरकार के खिलाफ था उसकी आवाज़ दबा दी गई। और आवाज़ दबा देने का सबसे बढ़िया एक जो आप नमूना देखेंगे वो कि इमरजेंसी के दौरान किशोर कुमार के गाने रेडियो बंद हो गए थे। आप जानते होंगे किशोर कुमार के गाने इसलिए बंद हो गए क्योंकि वो आंधी के गाने उन्होंने गा रखे थे, तो उनकी आवाज़ ही बंद कर दी गई। आंधी फिल्म ऑलमोस्ट बैन थी, क्या कहा जाए उसका। तो just because, not because it was based on Indira Gandhi, simply because it was modeled, the actress was modeled like Indira Gandhi, and उसी पर इतना गुस्सा उनको। मतलब विरोध की कोई आवाज नहीं थी जो हिल सके। मैं आपको बताऊं, उस समय में दिल्ली में
रहता था। और दिल्ली में राणा प्रताप बाग से एक बस चलती है 10 नंबर की, वो जाती है सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, जहाँ पर तमाम ये सेक्रेटेरिएट का ऑफिसेज हैं गवर्नमेंट के। हम्म, हम्म, मुझे अभी तक याद है नवभारत टाइम्स में उन दिनों खबर छपी थी। अब मैं जाहिर है उस जमाने की वो खबर लेकर तो नहीं आ सकता हूँ, बट मुझे वो क्लिप याद है, बॉक्स के अंदर एक खबर छपी थी फ्रंट पेज पे, हाय मैं लेट हो गया। अब आप पूछेंगे ये क्या है, तो ये एक प्लस पॉइंट था उस जमाने का, जिसको ये प्लस पॉइंट की तरह से हाईलाइट किया गया बड़ा, कि लोगों के दफ्तर में जो हाजिरी थी क्लर्क्स की और अफसरों की, वो इंश्योर की गई कि वो अपने टाइम पर सबके सब अपनी कुर्सी पर मौजूद होंगे। काम कितना हो रहा होगा एक डिफरेंट इशू है, या किसको ऑर्डर फॉलो कर रहे होंगे वो भी एक डिफरेंट इशू है, लेकिन उनकी मौजूदगी इंश्योर की गई। 10 नंबर की जो बस है वो केंद्रीय सेक्रेटरीट, सेंट्रल सेक्रेटरीट जाया करती थी, केंद्रीय सचिवालय राणा प्रताप बाग से। और उस जमाने को आप याद कीजिए कि उस जमाने में और कोई ट्रांसपोर्ट के मोड नहीं होते थे, आपको जनरली आप लोग बसों में ही ऑफिस के लोग जा रहे होते, और इतनी ज्यादा भीड़ होती थी कि एक शख्स वो अपना ऑफिस का ब्रीफ केस लिए हुए बस के डंडे को पकड़कर चढ़ रहा था, नहीं चढ़ पाया, मगर चूंकि जल्दी थी तो लटक गया और गिर के मरने से पहले उसकी आवाज निकली। बस में से गिरा और गिरते वक्त उसको अपनी मौत का नहीं आ रहा है, उसको चोट लगने का ख्याल नहीं आ रहा है, मुंह से निकल रहा है कि हाय मैं लेट हो गया। बराबर। You see, that shows the kind of terror that was on my mind. It's not कि लोग, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं चूंकि उस वक्त स्कूल में था, मेरे से नॉट रॉन्ग 11वीं क्लास में, और मैं आपको क्या बताऊं, आज लोग यकीन नहीं करेंगे कि हमको कई बार हमारे अपने टीचर्स क्लास से भगा दिया करते थे। ओके जी, कि बच्चों घर भाग, मतलब क्या रीजन? कि नसबंदी वाले आ रहे हैं। अच्छा, ओके जी, तो हाँ, ये भी बहुत बड़ा, राइट, ये जी, तो वो हमको हमारे टीचर जो है भगा देते थे क्लास से कि बेटा भाग जाओ, हम क्लास खाली दिखा देंगे कि बच्चे भाग गए, पिक्चर देखने गए, पता नहीं कहाँ भाग गए, पता नहीं कहाँ गए, और हम बात टाल देंगे। ओके 20 सूत्री प्रोग्राम चल रहा था उसमें, वो हमारे स्कूल के करिकुलम में उसका कोई लेना देना नहीं था, लेकिन मजबूरी थी कि आपको वो रटना था। 20 सूत्री प्रोग्राम आपको हर एक बच्चे को रटा हुआ होना चाहिए था। इट वाज क्रेजी टाइम, यू नो। सो अभी आज मैं एक्चुअली जब आपका फोन आया और सब बात करने के बाद, तो मैं भी यू नो ट्विटर देख रहा था कि लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं एक्चुअली इमरजेंसी को। तो कुछ लोगों ने, राजेश शर्मा जी ने कल रात को ट्वीट किया है कि आज की भयावह रात जिसमें ये सब हुआ। तो कोई सज्जन मैंने देखा, कोई शिव नाम से थे जो वहां पे लिख रहे थे, और वो पता नहीं जातिवाद, अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी और क्या क्या इश्यूज उसमें लेकर आ रहे थे, और यू नो मैं समझ नहीं पा रहा था। फिर मुझे लगा यार ये सज्जन कौन है, मैंने देखा चेहरा बड़ा यंग सा है, तो मैंने कहा जरा देखो तो सही, होता है इन्होंने जवानी की फोटो लगा रखी हो, बुजुर्ग बार हो वैसे। तो मैंने जब प्रोफाइल जाकर देखा कि वो बड़ा इंटेलिजेंटली उन्होंने अपना सिर्फ बर्थ की डेट लिखी हुई थी, साल नहीं लिखा हुआ था। मैं समझ गया क्या क्या कि भाई साहब इन्होंने इमरजेंसी जी ही नहीं है, क्योंकि जिसने वो वक्त देखा है, बराबर, यू नो। मैं आपको बताता हूँ, मतलब आप देखें ना, सौंदर्यीकरण के नाम पे कौन सा सौंदर्यीकरण हो गया। दिल्ली में एक गुरुद्वारा है नानक प्याऊ, नानक प्याऊ के सामने एक उस जमाने में, जिस समय की आप इमरजेंसी की बात कर रहे हैं, उस जमाने में एक गोडाउन हुआ करता था तेजाब का। ओके हाँ, और तेजाब के गोडाउन के बगल में हट्स हुआ करते थे, हटमेंट था। हटमेंट था यहाँ से लेकर, और बैकवर्ड था, पीछे कॉलोनी हुआ करती थी सावन पार्क नाम से, वहां तक वो हटमेंट फैला हुआ था। उसका नाम क्या होता था? हटमेंट का नाम था गुरुबाग। वन फाइन डे यू हैड अ बुलडोजर, पूरा इलाका गिरा दिया। कच्चे मकान, पक्के मकान, जो जिसका पक्का था, कच्चा था, क्या था क्या नहीं, सब गिरा दिए। नहीं साहब, सब गिरेगा। और सबको क्या पकड़ाया गया? 25-25 गज की नंद नगरी की पर्चियां। अब आप जरा सोचिए कि वो नंद नगरी की पर्चियां, यानी कि नंद नगरी बसने वाली जगह थी जहां पे आपको 25 गज जमीन मिलेगी। आपको मकान कितना था, फॉरगेट अबाउट इट, जमीन आपको 25 गज मिल रही थी। और वो वहां आप जाइए। अच्छा, फिर अल्टीमेटली क्या हुआ उसमें? फोर्जरी क्या हुई कि अल्टीमेटली वो हटमेंट वाले बहुत सारे जो थे, वो कहीं और जगह उन्होंने हट्स बना लिए।
और वो पर्चियां जो है एज इट इज पर्चियां बिक गई, वो पर्चियां बिकॉज उन पर्चियों के अगेंस्ट लैंड मिलनी थी, अगेंस्ट तो लैंड मिलने, पर्चियां बेच दी बराबर। गई। You know, it's like there was so much of corruption in the meanwhile, but that was going on in the program which government has launched nonsensically without any kind of। और आप ये सोचिए ना, एक और जगह मैं आपको याद बताता हूँ, मैं आपको दिल्ली के एग्जांपल दे रहा हूँ बिकॉज मेरी आंखों देखे हैं। जी। जो हमारे वहाँ का आईएसबीटी होता था, आईएसबीटी के पास में जितनी दुकानें थी सब ओवरनाइट हुक्म आ गया, सारे बोर्ड्स में संजय गांधी, द ग्रेट संजय गांधी, द यू नो द क्यूटेस्ट सन ऑफ इंदिरा गांधी, वो कहीं फॉरेन में घूम कर आ जाते थे। जाहिर है बाप, बड़े बाप की औलाद है, बड़े परिवार की औलाद है, तो दुनिया उन्होंने घूमी हुई है। तो उनको कहीं एक चीज खासियत नजर आ गई विदेशों में कि उन्होंने देखा भाई सारे बोर्ड एक साइज के होते हैं। तो आपको दुकानों का, सड़कों का क्या होना है उससे कोई सरोकार नहीं, आपने पूरे मार्केट को हुक्म दे दिया, पूरी ऑटो मार्केट जो आईएसबीटी के पास में सब पूरे बोर्ड सब गिरा दो, सब तोड़ो, नए बोर्ड बनाओ, इस तरह के बनेंगे, सब बोर्डों का साइज एक होगा। How, I mean, do you change societies with cosmetic things? सोसाइटीज तो दिलों से चेंज होते हैं यार, लोग चेंज होते हैं तो सोसाइटी अपने आप चेंज हो जाती है। बोर्ड चेंज होने से सोसाइटी थोड़ी चेंज हो जाती है। सही बात। जनसंख्या कंट्रोल करने के चक्कर में उसने जिस उल जुलूल तरीके से नसबंदी का सिलसिला शुरू किया, अल्टीमेटली आप ये देखिए उसने जिस तरह से बैकफायर किया है लोगों के बीच में उसको कि कोई बचाने वाला नहीं मिला इंदिरा गांधी को। 77 में जब वो गवर्नमेंट गिरी है अल्टीमेटली, तो आप देखिए वो जो हमारे, मतलब मैं तो आज की तारीख में यही कहूंगा, हालांकि इस तमाम इमरजेंसी के रिजल्ट में जो सरकारें आई उन्होंने भी कोई 30 मार, मतलब हम उसके भी बुरे परिणाम आज तक भुगत रहे हैं। मैं आपको ये भी अंदाजा सकता हूँ। सच ये है कि हम आज भी वो उसके दुष्परिणाम भुगत रहे हैं जो कुछ इमरजेंसी के बाद आई सरकारों ने किया। मैं आपको उसके एग्जांपल देता हूँ। को क्या हुआ, जनता पार्टी बनी, जनता पार्टी टूटी तो उसमें से कहीं वीपी सिंह थे, चंद्रशेखर थे, आप देखिए इन तमाम लोग जिन्होंने जेपी आंदोलन में भाग लिया था, एक एक लीडर को आप देखिए क्या वो अपने आप में कहने के लिए, चाहे वो राम मनोहर लोहिया जी की अपने आप को संतानें बताते हैं, संतानें इन द सेंस कि दोज फॉलोइंग हिज आइडियोलॉजिकल सन्स आप कह लीजिए, तो वो जो आइडियोलॉजिकल सन्स थे लोहिया जी के, उन्होंने अल्टीमेटली किया क्या? आप जरा देखिए तो सही कैसे कैसे रईस बने उसमें से वो, और थे कौन? समाजवादी, हर एक समाजवादी था। चंद्रशेखर जी का बलिया में क्या हाल था और वो किस किस्म के काम किया करते थे, उनका परिवार क्या करता था, ये बलिया वाले बताएंगे। बराबर। आप किसी एक का नाम ले लीजिए, बाद में जो मंडल कमीशन की राजनीति आई, वो मंडल कमीशन की राजनीति कौन लेकर आया? वीपी सिंह। क्या क्या तमाशे हुए हैं देश में उस वक्त। दिलीप पदगांवकर उस समय पर टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर हुआ करते थे। लिटरली मतलब मैं उसको, मुझे पढ़ के लगता था जैसे किसी को गाली दी जा रही है। पता नहीं वीपी सिंह जी को क्या लगा होगा, लेकिन दिलीप पदगांवकर साहब डेली आर्टिकल लिखते थे कि आदमी रिजाइन क्यों नहीं कर रहा है, लोग बच्चे मर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इतना बड़ा तांडव खड़ा हुआ है देश में और ये आदमी रिजाइन नहीं कर रहा है। तो आई हैव नो आइडिया कि कोई उसमें प्लस पॉइंट कैसे ढूंढता है। और जरा सोचिए उस इमरजेंसी लगाने वाली के जो आज नाती पोते थे वो कॉन्स्टिट्यूशन दिखा रहे हैं लोगों को। एग्जैक्टली वो लोगों को, मतलब आप जरा जाकर पढ़िए तो सही 42nd अमेंडमेंट क्या था। अंडर 42nd अमेंडमेंट पूरे के पूरे पैराज ये कॉन्स्टिट्यूशन बनने से दिए थे। इट वाज लाइक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑल टुगेदर, राइट। और ये चले हैं लोगों को संविधान दिखाने। सो आई मीन दोस्त, उस वक्त को जिसने जिया है, आप याद कीजिए, ये जो आज है राजनाथ सिंह जी को उस समय जेल में रखा गया था। इनकी मदर की डेथ हुई थी, मदर या फादर की, और इनको पैरोल भी नहीं दिया गया था कि ये जाके आग दे पाए। आज केजरीवाल कहता मुझे इलेक्शन के लिए पैरोल चाहिए। पैरोल तो नहीं कहा जाना चाहिए, बेल, इंटरिम बेल ले रहा है वो बेसिकली। पैरोल तो कन्विक्टेड को मिलती है, ये तो अभी अंडर ट्रायल है। बट आप जरा कल्पना कीजिए कि ये वो लोग हैं जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की ऐसी तैसी इस तरह से की थी। कोई केस नहीं था इन लोगों पे, बस मन थे कि वो सरकारी मीसा जैसा
आतंकवादी कानून लाया गया। इनकी लालू प्रसाद यादव, लालू लालू प्रसाद यादव जो थे अपने, उनकी एक बेटी का नाम मीसा है उसी कानून के ऊपर। उस कानून को याद करते हुए उन्होंने बेटी का नाम मीसा रखा था। इट वाज सच अ टेरिफाइंग लॉ। वो किसने बनाए थे? सब इन्हीं लोगों ने बनाए थे। मैं तो कहता हूँ भला हो उन ब्यूरोक्रेट्स का जिन्होंने इंदिरा गांधी को ये भरोसा दिलाया था कि मैडम आप इलेक्शन कराइए और आप जीत जाएंगे। वो भी एक नंबर के चापलूस थे। बराबर। उन्होंने अपनी चापलूसी भी कर ली और शी वेंट इनटू द ट्रैप। बट अगर और ये देखिए, मैं आपको जो बता रहा था पोस्ट इलेक्शन, तो पोस्ट इमरजेंसी बाद जो सरकार आई जनता पार्टी की, आई मीन क्या क्या ड्रामे उन लोगों ने भी नहीं किए। राजनारायण हुआ करते थे जिन्होंने इंदिरा गांधी को हराया था वो जो किसी का इलेक्शन में। आप ये देखिए कि मैं जब तक इसको हराना नहीं दूंगा, बाल नहीं कटवाऊंगा, तो लंबे लंबे बाल थे उनके। फिर वो जाकर गंजे हुए जब इंदिरा गांधी, हाँ, फिर वो जाकर वो जब इलाहाबाद का ऑर्डर आ गया और वो इलेक्शन हार गई, तो उसके बाद में वो जाकर अपने बाल कटवा कर आया, कैबिनेट में आया राजनारायण नाम था उसका पूरा, राजनारायण सिंह नहीं, राजनारायण नाम था। और तो वो गंजा हो गया। आई मीन दुनिया भर के तमाशे एक से एक, क्या कहिए। और फिर वो इतनी जल्दी थी इनको कि किसी तरह से समाजवाद का जो मुखौटा है ये हटे। जेपी जाए सीन से, जयप्रकाश नारायण जी की वो लगातार वो होती थी डायलिसिस। तो मुझे याद है, अगर मैं गलत टाइम नहीं याद कर रहा हूँ, तो शायद 1:45 दोपहर के 1:45 पर आकाशवाणी जो है एक बुलेटिन इशू किया करता था कई भाषाओं में। मेरे ख्याल से 1:30 बजे से शुरू होकर 2 बजे तक इस तरह जाया करता था, अलग अलग भाषाओं में, हिंदी में, इंग्लिश में, ऐसे करके। उनमें से एक बुलेटिन तो इस बात पे चल गया कि जयप्रकाश नारायण मर गए, उनके लिए बाकायदा शोक संदेश भेजने लग गया जी। घंटे बाद पता लगा कि तो जिंदा मतलब एक वो नेशनल मॉर्निंग अनाउंस करना रह गया था, बाकी सब उन्होंने कर दिया था भाई। तो ऐसे ऐसे लोग थे, मतलब वो सरकार ऐसी थी जिसको सरकार होने का कोई अनुभव नहीं था। दे वर जस्ट नॉट मेंट टू डू द रूलिंग, बेसिकली रूल करने के लायक थे ही नहीं। तो ये वो वक्त था जब अटल बिहारी को उसी सरकार में फॉरेन मिनिस्टर बनाया गया था। और आपको याद हो, इंसल्ट के आपको बात दिखा रहा हूँ कि इस सरकार की वैल्यू इतनी कम थी कि अटल बिहारी एज फॉरेन मिनिस्टर बीजिंग पहुंचे हुए थे, चाइना ने उसी दिन वियतनाम पे हमला कर दिया था। ओके। On the day while Atal Bihari was in Beijing and he came back. मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि they just did not value you. Nobody was valuing you. You were nowhere. ये है। तो मतलब मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये इट वाज अ टेरिफिक टाइम। और उससे जो जन्म लेकर बाकी की धारा निकली, राजनीतिक धाराएं हमारे यहाँ निकली, उन धाराओं ने भी हमारे यहाँ पर आज तक कोई भला नहीं किया है। हम आज तक उनके परिणाम भुगत रहे हैं, आज तक उनके परिणाम भुगत। बराबर। और आपने जो बातें बताई उससे एक कनेक्ट करते हुए एक चीज मुझे याद आती है। मैं भी कुछ दिनों पहले एक हमारे परिचित है, उनसे इमरजेंसी के ऊपर ही कुछ बात चल रही थी। तो वो मुझे बता रहे थे कि उस समय ऐसी सिचुएशन थी कि आप किसी भी पब्लिक प्लेस पे, या वो बस स्टैंड हो, रेलवे स्टेशन हो, या कहीं पर भी हो, वहाँ पर अगर आप 2 लोग 4 लोग मिलके अगर किसी चीज़ पे बात कर रहे हैं, तो आपको ये नहीं आइडिया कि आपके पीछे या आपके साइड में कौन खड़ा है, वो सरकार का कोई जासूस है, या फिर कहीं आपकी बात सुन के कहीं आपकी बातों को रिपोर्ट कर रहा है, या फिर इमीडिएटली आप कहीं अरेस्ट भी हो सकते हो। तो क्योंकि इमरजेंसी थी तो कोई रीजन बताने की जरूरत भी नहीं थी, बस आप अरेस्ट। तो ऐसी चीजें भी इतनी ज्यादा थी कि लोग पब्लिक प्लेसेस में बात करने से ही डरा करते थे। सो ऐसी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। उस जमाने में गोयनका ग्रुप का एक अखबार है इंडियन एक्सप्रेस। इंडियन एक्सप्रेस पे उस समय पर रोक लगा दी गई थी, इंडियन एक्सप्रेस छप नहीं रहा था। इमरजेंसी हटने के बाद में जिस दिन पहली बार इंडियन एक्सप्रेस आया है, तो जो उसका सर्कुलेशन पहले से था, लोगों ने उससे कहीं ज्यादा ऑर्डर किया हुआ था उसको। उस दिन इंडियन एक्सप्रेस की सेल देखने लायक थी जब वो पोस्ट इमरजेंसी निकलकर पहली बार इंडियन एक्सप्रेस छपा था। तो you should have seen कि उसकी सेल वाज स्काई रॉकेटिंग ऑन दैट डे।
and Indian Express had reputation of being anti-establishment at that time. ओके। हाँ, तो ये मतलब ऐसे वक्त है और जहाँ ये लोगों का गुस्सा दिखाता था ना कि लोग उस अखबार को खरीदना चाह रहे हैं जिसको सरकार नापसंद कर रही है, बैन कर रही है। सो दैट मीन्स बराबर। दैट बेसिकली द गवर्नमेंट ऑफ द डे एंड पीपल वर ऑन टू डिफरेंट ट्रैक्स। उनको वो कहीं एक दिशा में नहीं सोच रहे थे। देश के बारे में पब्लिक क्या सोच रही है और देश के लिए गवर्नमेंट क्या सोच रही है, वो दोनों बिल्कुल अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं। वो इससे पता लग रहा है कि जो अखबार एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, पब्लिक उसको खरीदना चाह रही है, ना कि बाकी अखबारों को जो गवर्नमेंट के नैरेटिव को रिपोर्ट कर रहे हैं। तो दैट वाज अनदर इंडिकेशन। बराबर। और आई एम श्योर उस समय जो जो जैसा भी आपने बताया कि सारे मीडिया और कम्युनिकेशन के जितने भी मीडियम थे वो सारी चीज़ें बैन थी, तो लोगों तक शायद इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती थी या बहुत फिल्टर्ड वे में पहुंचती थी, जो चीज़ें गवर्नमेंट पहुंचाना चाहती हो उस तरह से। फिर मैं एक चीज़, अभी आपने चीज़ें बताई कि उस दौरान का समय कैसा था। अब जब मैं एक चीज़ आपसे पूछता हूँ, जब 21 मार्च 1977 वो दिन जब ये इमरजेंसी बंद हुई या ख़त्म हुई, ये चीज़ डिक्लेयर करी गई, तो उसके बाद लोगों की थॉट प्रोसेस क्या थी? उसके बाद का जो दिन था वो दिन कैसा था? हवा जो ताज़ी हवा आती है, तो वो क्योंकि और इसीलिए आप देखिए वो जो जिस रामलीला ग्राउंड के आपने सभा का जिक्र किया है, आप देखिए दिल्ली उमड़ी हुई थी वहां पर। वो एक यादगार सभा थी जिसको अटल बिहारी जी ने संबोधित किया था, जिसमें जनता पार्टी अनाउंस हुई थी। इट वाज अ हिस्टोरिकल डे। मुझे नहीं लगता कि उसके बाद में उस तरह की कोई जो पब्लिक रैली है जिसमें कि बेसिकली मास सपोर्ट इन्वॉल्व हो, बस में भर के लोग नहीं लाए जा रहे हो, बल्कि मास सपोर्ट इन्वॉल्व हो, वो उस तरह की चीज देखना भारी है आज के जमाने में। सोचना मुश्किल है कि लोग उस तरह की पब्लिक रैली में अपने आप जा रहे होंगे। दैट वाज स्पॉन्टेनियस पब्लिक रिएक्शन था लोगों का कि लोग वो जो क्राउड इकट्ठा हुआ था, because people were simply sick and tired of the government. इंदिरा गांधी के साथ में फायदा ये हुआ कि बिकॉज द फॉलोइंग गवर्नमेंट टर्न आउट टू बी इनकॉम्पिटेंट, उन्होंने शाह कमीशन बिठाया, जाहिर है वो बदली कार्रवाई थी, वहां कुछ निकलना नहीं था, कुछ नहीं निकला। और तो ये इन लोगों ने भी गलतियां की, इन लोगों ने लगातार गलतियां ये की कि ये एक किस्म से बदले में लग गए और इंदिरा गांधी को जेल में डालने की कोशिश करना, ये करना। और वो मुझे अभी तक याद है जब वो पब्लिक इतनी सपोर्ट में हो गई थी इंदिरा गांधी के उस वक्त में, क्योंकि कुछ हो नहीं रहा था और ये सरकार फेल हो रही थी, कि आप ये देखिए ये मुझे याद है इसको अरेस्ट करने आए थे और वो कहीं पुलिया सी थी, पता नहीं क्या, वो बैठ गई थी। एंड व्हाट अ क्राउड अट्रैक्टेड कि इंदिरा गांधी इन प्रोटेस्ट किसी जगह में खड़ी हो गई है, बैठ गई हैं। एंड पीपल, बिकॉज पीपल वर कंफ्यूज्ड कि यार इससे तो अच्छा, जैसे एक पुराने जमाने में होता था ना कि भाई इससे तो अच्छा अंग्रेजों का राज था, एक कहावत हुआ करती थी। तो लोगों ने कहा मतलब जब तमाम प्रशासन ढीला पड़ जाए तो लोगों ने भाई इससे अच्छा इमरजेंसी लग जाए, कोई बात नहीं, तो हमें कुछ चीजें चले तो सही, जब सिस्टम ही आपका क्रैश डाउन हो रहा हो। तो द प्रॉब्लम वाज दैट द फॉलोइंग गवर्नमेंट वाज इनकॉम्पिटेंट, ह्यूजली इनकॉम्पिटेंट। नतीजा ये हुआ कि अब बाद में वो चीजें निकल के भी आई कि मोरारजी के कनेक्शन कहाँ से निकलते हैं, वो सब शायद किसी और डिबेट का पार्ट हो, बट इवन जॉर्ज फर्नांडिस फॉर एग्जांपल, तो इन लोगों के नाम बाद में निकल कर आए नहीं, कौन कहाँ जुड़े हुए थे, इनके धागे कहाँ कहाँ से जुड़े हुए थे, वो सारी चीजें बाद में निकल कर आई बाहर। तो उससे पता लगता है कि भाई वो गवर्नमेंट जब फेल हो रही थी वो क्यों फेल हो रही थी और क्यों बनाता था उसका फेल, ये है। और मेरे ख्याल से इस 1975 से 77 तक का जो ये 21 महीनों का टाइम था, इससे सबक लेके इंडियन डेमोक्रेसी को और उस सिस्टम को थोड़ा और मजबूत बनाया गया, जिसके अंदर जो आर्टिकल 352 है उसको थोड़ा और स्ट्रॉन्ग किया गया, जिसके अंदर ये था कि आंतरिक अशांति, जिस आंतरिक अशांति टर्म को लेके इमरजेंसी की चीज़ों को इनिशिएट किया गया था, उसको चेंज कर दिया गया सशस्त्र विद्रोह से। फिर उसके बाद में एक और चीज इसमें इंट्रोड्यूस की गई कि जब तक कोई भी पूरा मंत्रिमंडल ये लिखित में राष्ट्रपति को नहीं देता कि आप इमरजेंसी लगाएं, तब तक राष्ट्रपति इसको एंडोर्स नहीं कर सकते। ऐसी कोई उसमें अपडेट की गई और भी कई सारी चीजें हुई। हम सर उसके बाद की, जैसा आपने बताया, गवर्नमेंट थोड़ी सी इनकॉम्पिटेंट थी या फिर जैसे
उनको फुलफिल या जैसे उनको फैसले लेने चाहिए थे वैसे शायद हुए नहीं, इंटरनल डिस्प्यूट्स काफ़ी हुए। पर उसके इन सब चीज़ों के बावजूद जो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस थी वो स्ट्रांग होते गई। शायद इसी वजह से हमें उस तरह की इवेंट जो 75 से 77 के बीच में हुई वो दोबारा नहीं देखने को मिली। और राहुल, वहाँ तक आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हाँ, यहाँ तक तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, पर मुझे लगता है ये है कि ये जो पब्लिक अवेकनिंग वाला जो पीरियड है, ये बहुत लंबा चला और मुझे नहीं लगता कि इसको ये जो 91 में जो आया है, जो शुरू हुआ है, लेट 80s तक ये बिल्कुल इसी तरह से चला है, जहाँ पर हम बहुत ग्रेजुअली ग्रो कर रहे थे डेमोक्रेटिकली। ये हमारा ग्रोथ का जो पीरियड था, ये बहुत स्लो और बहुत टॉर्चरस था, आप यूँ कह सकते हैं, क्योंकि आप देखिए ना 79 में ये दोबारा वापस आए हैं। उसके बाद में वो आपने देखा जो एक बार फिर से सिलसिला जैसे आजकल शुरू हो रहा है, अकाली दल का आगे आना, उसके नीचे से फिर भिंडरावाले का पैदा होना, फिर भिंडरावाले का बड़ा होना, फिर भिंडरावाले का वो तमाम जो कुछ पंजाब चंडीगढ़ में जो कुछ होता रहा वो आप देखिए। इनफैक्ट हमको लगता है कि किसी रोज हमको उस पर बात करनी चाहिए, हमको बात करनी चाहिए कि जो 1984 से पहले का जो पीरियड था, जिस समय पर ये इंदिरा जी रूल में थी, और किस तरह से भिंडरावाले ऊपर आया, अकाली दल की जो तमाम पॉलिटिक्स थी उसमें से, और बाद में कैसे वो हालात आए, मतलब कैसे कोई सिख इंटेलेक्चुअल कभी इस प्रोटेस्ट में नहीं उठा, कभी किसी ने अपना पद्मश्री पद्म विभूषण वापस नहीं किया कि भाई गोल्डन टेम्पल जैसी जगह में बम के गोले कैसे पहुंच गए, हथियार कैसे पहुंच गए। एक पूजा स्थल पर हथियार क्या कर रहे थे। तो ये किसी मार्शल आर्ट का तो हिस्सा नहीं थे, कोई फौज जमा करने की जगह तो नहीं थी वो। तो कभी किसी ने उस पर अपना पद्मश्री पद्म विभूषण कुछ वापस नहीं हुआ, लेकिन उनको वहां निकालने का जो प्रोसेस था कि वहां पर फौजी क्यों गए, इस पर लोगों ने जरूर अपने पद्मश्री पद्म विभूषण वापस करने शुरू किए। मुझे कई बार शर्म आती है इन इंटेलेक्चुअल्स पर भी अपने देश के, कि जो जब इनको बोलना होता है ये तब बड़े चुप रहते हैं, और जागते तब है जब क्या कहा जाए, what I'm trying to say, it's tragic honestly। और ये चीज कोई राइट, और ये चीज कोई नई बात नहीं है, ये चीज हमें बहुत लंबे समय से देखने को मिली है। जो आप 84 का समय बता रहे हैं तब भी ऐसी चीजें होती थी, और आज जब हम 2024 में हैं तब भी ऐसी चीजें हमें देखने को मिल जाती है कि जो लोग जब जहाँ पर बोलना चाहिए वहां पर नहीं बोला जाता है। बराबर। आज एग्जैक्टली। आज आपने इन चीज़ों पे बात करने के लिए आपका समय दिया, और बड़ी ही इम्पोर्टेंट और अच्छी चीज़ें आपने बताई। शायद इसमें से कई सारी चीज़ें नहीं पता होती लोगों को, मुझे भी कुछ चीज़ें इसके अंदर से एक लर्निंग थी मेरे लिए, जो चीज़ें मुझे नहीं पता थी। एक अच्छा और लाइट डिस्कशन आपके साथ हुआ, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और फिर किसी टॉपिक पर, जैसा आपने कुछ टॉपिक बताए भी, सजेस्ट भी किए, ज़रूर कोशिश करेंगे कि उनके ऊपर भी बात हो सके। आज आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आपका।